मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है? सरकार गिर भी सकती है क्योंकि बीजेपी को आत्मविश्वास आया है कि वो किसी भी हद तक जाके चुनाव का जो फैसला है अपने हक में करवा सकती है, जो हमने महाराष्ट्र में देखा है। इसको सुभाष जी आप आत्मविश्वास कहेंगे या अभी ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव के परिणाम आए वो सिर्फ बीजेपी की वजह से तो नहीं आए, उसमें और भी कई मल्टीपल फैक्टर्स थे। तो इसको मतलब बीजेपी की जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे क्या आप? देखिए, महाराष्ट्र में जो हमें देखने को मिला वो 5% का अतिरिक्त वोट जो है वो बीजेपी के पलड़े में पड़ा है और उसमें चुनाव आयोग ने अभी तक पूरा इसमें सफाई नहीं दी है कि ये 5% वोट अचानक कैसे बढ़ गया। इसके बारे में जो फॉर्म 17 का जो आंकड़े होते हैं हर घंटे के, वो उसका भी ब्यौरा अभी तक किसी भी उम्मीदवार को दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग नहीं चाहता कि ये 5% कैसे बढ़ा है, उसका कोई वो सफाई दे। और इसमें से मैं आपको बताऊं कि 118 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये 5% वोट बढ़ा है और उसमें से 102 सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी और बीजेपी के जो साथी दल है वो आगे है। तो इसका मतलब साफ है कि कैसे चुनाव यहाँ पे हुए हैं और ये सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन की भागी जी सर। नीता, आप उससे बताओ ना, अभी मैं साथी से पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र के हैं, जिस सीट पर लोकसभा चुनाव भी हुआ, अच्छा विधानसभा चुनाव भी हुए, उसमें लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, 6 की 6 विधानसभा बीजेपी जीत जाती है, और लोकसभा चुनाव में पड़े हुए वोट और विधानसभा में चुने हुए वोट के बीच में लाखों वोट का अंतर है। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि अगल बगल दो मशीन पे इतने लाखों वोट का अंतर आ जाए? जी, लेकिन राय यही कह रहे हैं। राय साहब, कंटेस्ट कैसे करेंगे आप? अगर इसको चुनौती देते हैं तो चुनाव आयोग इसमें जवाब नहीं दे रहा है, और अब इसके चुनाव आयोग के फैसले के बाद आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट ठुकरा देता है अर्जी को। जी, तो जाए कहाँ, यही से सवाल पैदा हो रहा है। अब ये खतरा सारे दलों के सामने आ गया। ना तो न्यायालय जा सकते, ना चुनाव आयोग जा सकते। जी सर, ये खतरा सारे दलों के सामने आ गया है कि बीजेपी अगर रहेगी तो सारे दल समाप्त हो जाएंगे। और वो जो डिक्टेटरशिप आरएसएस का जो सपना है गोलवलकर का, डिक्टेटरशिप का राज कायम करना, आरएसएस का चीफ भारत का चीफ हो जाएगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा, फौज, लॉ, जो जुडिशरी सारी उसके अंडर में होगी। वो सिस्टम जो एक तरह से ईरान ने जैसा अडॉप्ट कर रखा है, उस तरह का एक सपना उनका है, वो सपना पूरा हो जाएगा, सारे दल समाप्त हो जाएंगे, सारे नेता जेल में होंगे। ये इस बात से सारे नेताओं को भी डरना चाहिए, सारे पत्रकारों को भी डरना चाहिए, सारे लेखकों, कवियों, नाट्यकर्मियों को भी डरना चाहिए, और सारे शिक्षकों को भी डरना चाहिए। फांसीवाद आएगा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। और खबर आप जानते हैं कि किस तरह से बिहार में उथल पुथल मचा रही है, और बिहार की ये उथल पुथल की खबर दिल्ली तक जोरदार तरीके से आ रही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लेंगे या बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में ये संदेश तो दे ही देते हैं कि उनके साथ कोई धोखा हुआ। तो क्या इस बार भी बीजेपी कोई ऐसा धोखा उनके साथ कर रही है जिसकी वजह से वो मजबूर हुए हैं ठीक चुनाव से पहले पाला बदलने के लिए? और इस बार पाला बदलना उनके लिए कितना आसान होगा या मुश्किल, ये भी देखना होगा। आरजेडी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। आरजेडी ने नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए वो जल्द आने वाले हैं, उनके आने की तैयारियां हो रही हैं, उनकी वेलकम करने की तैयारियां की जा रही हैं। वहां पे लालू यादव ने बोल दिया कि रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन देखिए नीतीश कुमार जो है हमेशा की तरह आखिरी वक्त तक अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, और जो दिखेगा उनका सीधा एक्शन दिखेगा, क्योंकि वो बोलते तो कुछ है नहीं, मीडिया से बात तो कुछ करते हैं नहीं, हाथ हिलाते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस वक्त उनका ये हाथ हिलाना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल पड़ने वाला है, ये देखने की बात है। हालांकि बीजेपी ये सोच रही है कि उन्हें शायद नीतीश कुमार की जरूरत नहीं, जैसे अजीत पवार को भी उन्होंने किनारे लगा के रखा हुआ है। अभी हाल ही में सुप्रिया सुले ने, शरद पवार की बेटी और सांसद, उन्होंने ये कहा कि भाई महाराष्ट्र में अगर कोई काम करते दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री फडणवीस दिख रहे हैं, बाकी और कोई तो है ही नहीं। तो ये तंज जो है उनका सीधा शिंदे और अजीत पवार पर है। कुछ इसी तरह की हालत होने जा रही है क्या बाकियों की भी? क्योंकि हरियाणा में जैसा रहा, जेजेपी में दुष्यंत चौटाला ने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो उससे पहले ही किस तरह से उनको बिल्कुल जीरो पे ला करके पटक दिया गया, इतनी बुरी हालत उनकी कर दी गई। तो बीजेपी की जो ये स्ट्रैटेजी है दरअसल ये किस काम आने वाली, ये भी अपने आप में बड़ा एक सवाल है। क्योंकि बीजेपी में इस वक्त अमित शाह जो तमाम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं
इससे वो अपना कद मजबूत कर रहे हैं या फिर वो आरएसएस को दिखा रहे हैं कि ये जोड़ तोड़ और इस तरह की राजनीति से काम बन जाएगा? चिंता की बात ये है कि ये जोड़ तोड़ वाली जो राजनीति है, ये हमारे सिस्टम में क्या एक खून की तरह जा चुकी है और एक अच्छी राजनीति देखने के मोहताज हो चुके हैं क्या अब हम सब लोग? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार इस राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानते हैं कि कब किस तरह से पाला बदल लेना है, और अमित शाह जानते हैं कि कहां से क्या जोड़ना और तोड़ना है। ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ चुके हैं, अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, सुभाष शेट्टी जी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार की जानकारी आपको एक अच्छी खासी, खास तौर से अगर आप नीतीश कुमार की बात करें तो आप उनको इतना जानते समझते भी हैं कि उनकी चुप्पी इस बार क्या कह रही है, क्योंकि वो अक्सर चुप रहते हैं जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन उनके एक्शन दिख जाते हैं। तो क्या दिखने वाला है क्या उनका एक्शन जल्दी? देखिए विनीता जी, 71 साल के 70+ चीफ मिनिस्टर पे साफ नजर आता है उनके उम्र का असर, नंबर 1। दूसरा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बहुत ही सस्पिशियस हो गए हैं, क्योंकि उनको इस बात पता है कि अगर उन्होंने पाला बदला तो शायद कहीं के नहीं रहेंगे। लालू जी ने भले उनको इनवाइट किया, कहा आ जाइए, दरवाजा खुला है, आप हमारे घर के हैं, आप हमारे आपके लिए हमारा हर द्वार खुला हुआ है, पर साथ में ये भी कह दिया ना कि मुख्यमंत्री तो उनके पुत्र ही होंगे। क्या इंडी ब्लॉक में नीतीश जी को सिर्फ अध्यक्षता की ही लालसा है, या आगे प्रधानमंत्री की सोच है, या मुख्यमंत्री बिहार की सोच है? ये उनके लिए बड़ा सस्पिशियस है वो कि किधर जाए। और आज की तारीख में अगर नीतीश जी ने, जैसा दिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने तो समझ लिया उनको कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। अब मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास भी आज की तारीख में बिहार में, क्योंकि थोड़ा कम ऑप्शन है, 80 पे है भारतीय जनता पार्टी बाईपोल्स के बाद, 77 पे है आरजेडी। स्थिति कहां है आप देख लीजिए। बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जोड़ तोड़ की राजनीति इनसे ज्यादा बेहतर आपने देखा 2014 से लेकर, इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता है। नीतीश जी भी ये समझ चुके हैं आज की तारीख में, और आज की तारीख में 2 बार नहीं, उन्होंने 5 से 8 बार 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 ये दोहराया है कि 2 गलतियां हमसे हो गई, तीसरी गलती मैं नहीं करूंगा। पर साथ में वो बड़े सस्पिशियस भी हैं कि, और उनके सारे जो कहते हैं ना चाल या मूवमेंट्स, या उनके जो चेहरे या एक्सप्रेशंस या स्टेटमेंट्स या नैरेटिव्स, वो जानबूझ के दिए जाते हैं कि आप इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए कि आज भी बिहार में नीतीश एक चेहरा है। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। मैं अजय जी वो बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जैसे लोकसभा चुनाव के आसपास में, जैसे उन्होंने जो पाला बदला था नीतीश कुमार ने, और लल्लन सिंह की खबरें आ रही थी कि किस तरह से वो मिलने के लिए अंदर जो सुगबुगाहट चल रही थी कि तेजस्वी जल्दी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नीतीश को प्रधानमंत्री के लिए भेज सकते हैं। जब नीतीश को ये पता ही नहीं था और उनको ये सारी जानकारी मिली तो बहुत कुछ देखने को मिला, और इतना देखने को मिला कि केंद्र में सरकार का चेहरा तक बदल गया। ये सब कुछ हुआ। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी भी अगर कुछ करेंगे तो उसके बड़े असर दिखेंगे, खास तौर से उस पार्टी के लिए जहां पर वो इस वक्त मौजूद है? आज की तारीख में उनकी भी मजबूरी है और भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि केंद्र में उनको सरकार चलाना है, और एक स्ट्रॉन्ग क्रच बैसाखी आज की तारीख में नीतीश जी हैं। और नीतीश जी की यह मजबूरी है कि उनको अगर बिहार में राजनीति करना है और मुख्यमंत्री बने रहना है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना होगा। और आरजेडी के बारे में उन्होंने 2 बार जाकर देख लिया कि ठीक है, चाचा भतीजा और भाई भाई और दोस्त दोस्त का रिलेशन अलग होता है, पर जब लालू जी ने खुलकर कह दिया कि पुत्र मोह जो है उससे बढ़ के कुछ नहीं है हमारे लिए, और पुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे में, और लल्लन सिंह की जहां तक बात आती है, लल्लन सिंह का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, मैम मैं तो बिहार में रहा हूं, उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस सिर्फ नीतीश तक ही सीमित है, सिर्फ नीतीश तक ही सीमित है। ये आप मान लीजिए, भले ही कास्ट एक है, दोनों ही एक कास्ट को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तेजस्वी को तो उन्होंने उत्तराधिकारी तक बना दिया था।
सर मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ राय सर कि ये नीतीश कुमार को ठीक है एक जैसे मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके निष्क्रिय कर देती है बीजेपी अपने अलायंस को। नीतीश कुमार क्या निष्क्रिय होने वाले लोगों में से हैं सर? विनीता, पहले तो बैकग्राउंड समझ लीजिए। अमित शाह एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा। नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, उन्हीं का नाम आगे रखा जाए। उप मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दे देना चाहिए। अब नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इनको विदा करके अब इनको अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तरह संन्यास में भेज देना चाहिए। तो ये सारे हालात ऐसे बने। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी, पासवान की पार्टी लगातार तोड़ने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश भाजपा कर रही है। किसी भी नेता की पार्टी अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, पहले सीपीएम से नीतीश कुमार के खास आदमी हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष तक बना दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन वो टूट करके भाजपा के खेमे में चले गए। तो ईमानदारी तो ये कहती है कि अगर कोई आदमी आपके साथ है तो आप उसके साथ इतने ईमानदार रहिए कि उसके लोगों को मत तोड़िए, उसके पार्टी को मत डिस्टर्ब करिए। लेकिन भाजपा इस मामले में बहुत बेईमान और बहुत रद्दी पार्टी है। जिसको अपने साथ लेती है उसको खत्म कर देती है, भस्मासुर की तरह काम करती है। आज तक कोई उसके साथ जुड़ करके पनप नहीं पाया, खत्म हो गया। नवीन पटनायक जैसा इतना बड़ा नेता जो लगातार मुख्यमंत्री हो रहा था, उसको शून्य पर पहुंचा दिया भाजपा ने। ठीक है, वहां बेईमानी का काम भी बहुत बड़ा है, जिसके नाते नवीन पटनायक बहुत गुस्से में है और भाजपा के खिलाफ बहुत बुरी तरह से आक्रामक है उनके लोग। तो ये हालात है। इसलिए नीतीश कुमार के सामने अब मजबूरी है, दो तरह की मजबूरी है। एक ये कि बार बार पाला बदल करके नीतीश कुमार की अपनी छवि बहुत खराब हुई है। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनने पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पहले नाम थे, वो नीतीश कुमार कहीं की नहीं रह गए। उनकी अपनी पार्टी का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। तो नीतीश कुमार के सामने दो तीन तरह के सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या उनकी पार्टी कैसे बचेगी, दूसरा सवाल यह कि पार्टी उनकी कैसे बढ़ेगी, तीसरा सवाल यह कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे, और चौथा सवाल यह है कि यदि कोई तीसरा गठबंधन, वैकल्पिक गठबंधन बन जाता है तो एक ऐसी सुगबुगाहट भी आ रही है। अभी तक अनुप्रिया पटेल नाराज हो गई हैं, उनके हस्बैंड की, उनके पति की लड़ाई चल रही है, वो चुनौती दे रहे हैं सरकार को, सरकार उनको चुनौती दे रही है उत्तर प्रदेश में। उधर शिंदे से लेके अजीत पवार तक ये तमाम लोग हैं। तो बहुत सारी फोर्सेज और चंद्रबाबू नायडू, एक कहानी ये भी चल रही है, ये सारे लोग मिल करके एक कोई नया तीसरा फ्रंट खोल दें। और वहां पर सवाल ये है कि उसका नेता नीतीश कुमार होगा कि नहीं होगा। नीतीश कुमार उसमें एक ये वादा चाहते हैं कि अगर कोई तीसरा फ्रंट बनता है, उसकी सरकार बनने की नौबत आती है, अगर बीजेपी को हटाने के लिए, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री माना जाए या उप प्रधानमंत्री माना जाए, और कांग्रेस उससे उस तरह से हाथ में खींच ले जैसे पहले विभिन्न नेताओं को प्रधानमंत्री बना करके खींचती रही है। इस तरह के कई सारे सवाल उनके दिमाग में है। लेकिन पहला सवाल यह है कि नीतीश कुमार को अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी पार्टी बचानी है, और पासवान को भी अपनी पार्टी बचानी है। चूंकि उनको अपनी पार्टी बचानी है तो वो सेफ्टी उनको वही मिल सकती है। बीजेपी ने उनको ज्यादा भी टिकट दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें कम आई, क्योंकि बीजेपी ने उनके खिलाफ पासवान फार्मूले को इस्तेमाल कर लिया। मैंने तभी जब तमाम सीटें बढ़ती हुई देखी थी तो शायद आपकी डिबेट में यह कह दिया था कि बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने जा रही है और इनको हराने जा रही है बहुत सारी सीटों। मैंने आपकी डिबेट में तभी कह दिया था, और अंत में जब परिणाम निकले तो सामने आए। लेकिन लालू यादव की पार्टी में अगर नीतीश कुमार उनके साथ चुनाव लड़ते हैं तो सीटें कम भी लड़ेंगे तो जीतने के चांसेस कुछ ज्यादा रहेंगे, और वो कम से कम इनको हराने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का अस्तित्व इस बात पर टिका है कि उनके विरोधी लोग कमजोर रहे। इसी पर टिका हुआ है नीतीश कुमार का अस्तित्व, इसी पर टिका हुआ है लालू यादव का अस्तित्व। और लालू यादव बहुत बजे बजाए नेता है, वो कोई काम यूं ही नहीं करते। मेरी अपनी जानकारी तो यह है कि चीजें तय हो चुकी हैं, सिर्फ 14 जनवरी आने का इंतजार है, और 14 जनवरी के बाद ये सरकार धराशायी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्या होगा, क्या नीतीश कुमार की और लोगों से बात हो गई है? सर आप कह रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद सरकार गिर जाएगी? विनीता, यस। और क्या नीतीश कुमार की बाकी तीसरे मोर्चे के कुछ लोगों से बात हो गई है? वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या एक तीसरा मोर्चा फॉर्म करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, इसका उत्तर अभी मिलना है। लेकिन इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं, बिहार के जितने मेरे संपर्क है, जितनी मेरी जानकारियां हैं, ये मैं बिल्कुल 100% निश्चिंत हूं कि ये बिहार की सरकार जाने वाली है। जी विनीता। सुभाष जी, आपको भी लगता है कि इतना जल्दी अभी ये कुछ बस 10 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी बिहार में? देखिए विनीता जी, जो हाल एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में किया था बीजेपी ने, वही हाल
नीतीश कुमार का करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। बीजेपी को पता है कि लवकुश जो इक्वेशन बिहार में था, वो लवकुश इक्वेशन तोड़ने के लिए पिछले 5 साल से बीजेपी कोशिश कर रही है और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने अपने पाले में लिया। बाकी भी जो अदर कास्ट के जो लीडर्स हैं, उनका मास बेस जो है वो तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। जैसे यहाँ पे अभी अजित पवार के पर कतरने की कोशिश बीजेपी कर रही है, एकनाथ शिंदे के भी पर कतरने की कोशिश कर रही है, तो वैसे ही वहां पे बिहार में नीतीश कुमार और बाकी पासवान, इनकी पार्टी जो है, उनके पर कतरने की कोशिश हो रही है। तो बीजेपी हमेशा, उनका एजेंडा साफ होता है कि वो हमेशा 100% कंट्रोल के पक्ष में होती है और उस तरह से वो अपना काम करते हैं। तो इसलिए उस यात्रा में अगर कोई उनको साथी मिला तो वो साथी लेते हैं, लेकिन बाद में उनको छोड़ देते हैं या फिर उनको जो है उनका हाल नवीन पटनायक या उद्धव ठाकरे जैसा करते हैं। तो ये बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी है और ये छिपी नहीं है। फिर भी अगर लोग उनके साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी कोई मजबूरी है, इसलिए वो जा रहे हैं। ये बीजेपी को पता है और बीजेपी जो सेंट्रल एजेंसीज है उसका पूरेपूर उपयोग करके इन लोगों को ऊपर दबाव डालते हुए हैं और अपना काम निपट लेती है बीजेपी। और यही हमें नीतीश कुमार के बारे में यहाँ पे दिख रहा है। मुझे अचरज नहीं होगा कि जैसे राय साहब कह रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद होगा, क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरा अभी बीजेपी के पंजे में आ गया है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है? सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि बीजेपी को आत्मविश्वास आया है कि वो किसी भी हद तक जाके चुनाव का जो फैसला है अपने हक में करवा सकती है, जो हमने महाराष्ट्र में देखा है। इसको सुभाष जी आप आत्मविश्वास कहेंगे या अभी ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव के परिणाम आए वो सिर्फ बीजेपी की वजह से तो नहीं आए, उसमें और भी कई मल्टीपल फैक्टर्स थे। तो इसको मतलब बीजेपी की जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे क्या आप? देखिए, महाराष्ट्र में जो हमें देखने को मिला वो 5% का अतिरिक्त वोट जो है वो बीजेपी के पलड़े में पड़ा है और उसमें चुनाव आयोग ने अभी तक पूरा इसमें सफाई नहीं दी है कि ये 5% वोट अचानक कैसे बढ़ गया। इसके बारे में जो फॉर्म 17 का जो आंकड़े होते हैं हर घंटे के, वो उसका भी ब्यौरा अभी तक किसी भी उम्मीदवार को दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग नहीं चाहता कि ये 5% कैसे बढ़ा है, उसका कोई वो सफाई दे। और इसमें से मैं आपको बताऊं कि 118 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये 5% वोट बढ़ा है और उसमें से 102 सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी और बीजेपी के जो साथी दल है वो आगे है। तो इसका मतलब साफ है कि कैसे चुनाव यहाँ पे हुए हैं और ये सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन की भागी जी सर। नीता, आप उससे बताओ ना, अभी मैं साथी से पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र के हैं, जिस सीट पर लोकसभा चुनाव भी हुआ, अच्छा विधानसभा चुनाव भी हुए, उसमें लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, 6 की 6 विधानसभा बीजेपी जीत जाती है, और लोकसभा चुनाव में पड़े हुए वोट और विधानसभा में चुने हुए वोट के बीच में लाखों वोट का अंतर है। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि अगल बगल दो मशीन पे इतने लाखों वोट का अंतर आ जाए? जी, लेकिन राय साहब यही कह रहे हैं। राय साहब कंटेस्ट कैसे करेंगे आप? अगर इसको चुनौती देते हैं तो चुनाव आयोग इसमें जवाब नहीं दे रहा है, और अब इसके चुनाव आयोग के फैसले के बाद आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट ठुकरा देता है अर्जी को जी, तो जाए कहाँ? यही से सवाल पैदा हो रहा है। अब ये खतरा सारे दलों के सामने आ गया। ना तो न्यायालय जा सकते, ना चुनाव आयोग जा सकते। जी सर, ये खतरा सारे दलों के सामने आ गया है कि बीजेपी अगर रहेगी तो सारे दल समाप्त हो जाएंगे। और वो जो डिक्टेटरशिप आरएसएस का जो सपना है गुलवलकर का, डिक्टेटरशिप का राज कायम करना, आरएसएस का चीफ भारत का चीफ हो जाएगा, वो चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा, फौज, लॉ, जो जुडिशरी सारी उसके अंडर में होगी। वो सिस्टम जो एक तरह से ईरान ने जैसा अडॉप्ट कर रखा है, उस तरह का एक सपना उनका है। वो सपना पूरा हो जाएगा, सारे दल समाप्त हो जाएंगे, सारे नेता जेल में होंगे। ये इस बात से सारे नेताओं को भी डरना चाहिए, सारे पत्रकारों को भी डरना चाहिए, सारे लेखकों, कवियों, नाट्यकर्मियों को भी डरना चाहिए, और सारे शिक्षकों को भी डरना चाहिए। फांसीवाद आएगा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। सर, शिक्षक अपने हक के लिए अपनी तनख्वाह तक मांग रहे हैं, अपनी नौकरियां मांग रहे हैं। शिक्षक तो वैसे ही बड़ी बुरे हाल में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि सवाल यहीं पर इसी के साथ खत्म करते हैं चर्चा को। क्या 10 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि हमारे साथ जो वरिष्ठ चर्चा में शामिल है उन्होंने इस बात को अपनी तरफ से कह दिया है, लेकिन देखना ही होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार भी
कुछ इसी तरह की अपनी गोटियां जो बिछा रहे हैं, बिसात बिछा रहे हैं, वो इसी तरह से आगे इसको अंजाम देने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ भी तो बीजेपी, जैसे सुभाष जी ने कहा कि बीजेपी जो है वो अपनी तैयारी कर चुकी है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो नीतीश कुमार की वजह से नहीं है अभी, वो किसी और वजह से है। अगर उसके मुताबिक चीजों का फैसला होता है तो क्या ये सरकार गिरने पर बीजेपी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के वहां चीजों को कंट्रोल करके और अपने हिसाब से फिर आगे चुनाव कराने वाली बिसात बिछाने की तैयारी कर चुकी है। बहुत बड़ी बात होगी ये देखना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।